स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस की, ये शायद इस चैप्टर का एक ऐसा सवाल है जो आपको पास पेपर प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा नजर आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस बना हुआ होता है, लेबल करना होता है, कुछ और मुख्तलिफ चीजें पूछी जाती हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसके ऊपर से बात शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि एयर जब नाक से आती है तो फिर उसे वार्म किया जाता है, उसमें मॉइस्चराइज किया जाता है, उसकी डस्ट को ट्रैप किया जाता है, और उसके बाद फिर वो कहां से गुजरती है, लैरिंग से गुजरती है, ट्रैकिया से, ट्रैकिया में फिर से गॉबलेट सेल्स का काम और तमाम चीजें, आखिर में वो एल्वुलस में फिल हो जाती है। और एल्वुलस या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एयर सैक। आज हम लोग पहले जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो एल्वुलस या एयर सैक से कर रहे हैं। मेरे बच्चों, अगर हम एल्वुलस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा एक एल्वुलस हमें दिखता है उसको समझाता हूं मैं। बहुत ज्यादा आपको ये डायग्राम नजर आएगी पेपर में बनी हुई, एमसीक्यू में बेतहाशा आया हुआ ये सवाल, ठीक है जी। ये एल्वुलस है। एल्वुलस एक सिंपल एयर सैक है जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल पर होता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसको हम एपिथीलियम कहते हैं। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, क्या मतलब डबल ट्रिपल लेयर्स नहीं होती, बल्कि आप इमेजिन करो कि ये सिंगल सेल लेयर है। ये बहुत सारी बातें इसमें रिलेट होती है। सिंगल सेल लेयर यानी इसके ऊपर कोई डबलिंग नहीं है, लेयर्स पे लेयर्स नहीं है, बल्कि एट द लेवल ऑफ एल्वुलस हमें जो एपिथेलियम दिखती है वो फ्लैट सेल्स हैं, और उसकी एक सिंगल लेयर हमें नजर आती है। और इसका भी इंपॉर्टेंस भी आपसे समझाता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिंगल सेल की हमें लेयर नजर आती है, और ये जो सिंगल सेल की लेयर है, देन इट इज सराउंडेड it is surrounded by blood capillary. It is surrounded by blood capillary, और इस blood capillary के अंदर डेफिनेटली ये ब्लड आ रहा है, आरबीसीज आ रहे हैं, ठीक है। जब आप ये ब्लड आ रहे हैं इस तरह से और ये इस डायरेक्शन में आ रहे हैं मान लो, और यूं ट्रेवल करके फिर ये निकल जाएंगे, सही है जी। पहली चीज स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस में कि एल्वुलस की जो वॉल होती है वो एक सिंगल सेल लेयर है, उसमें कोई गॉबलेट सेल नहीं है, उसमें कोई सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया विलिया कुछ भी नहीं है। एक सिंगल फ्लैट सेल्स की लेयर है जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं, एक सिंगल लेयर है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो मैंने सराउंडिंग में शो किया है। अब आप जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन या वो एयर जो आपने इनहेल की है, एयर, वो एयर यहां आ रही है, और इस एयर में क्या है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। जबकि जो रेड ब्लड सेल मूव करते हुए एल्वुलस में आ रहे हैं, ये अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, ये अपने साथ लेकर आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। ये जो ब्लड एल्वुलस के लेवल पर आ रहा है, इट इज, यस प्लीज, deoxygenated blood. So the deoxygenated blood is coming in surrounding the alveoli, और alveolus के अंदर आ रही है एयर। Now it's simply the game of pressures. ऑक्सीजन का प्रेशर कहां ज्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर किधर ज्यादा है, एल्वुलस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर कहां ज्यादा है, आरबीसी में। तो आप जानते हैं गैसेस मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो। बेटा क्या किया हमने लास्ट टाइम, एल्वुलस ब्रीदिंग पाथवे हमने समझ लिया था ना लास्ट क्लास तक, ब्रीदिंग पाथवे। अब हम आज के टॉपिक हमने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस से। ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको नजर आ जाएगा, इसलिए समझा रहा हूं। क्या है बेटा, दोबारा समझना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस बनाया मैंने, सिंपल सा एक सैक है। पहली चीज बताई कि सिंगल सेल लेयर है सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो मैंने रेड कलर में ब्लड कैपिलरी दिखाई है जिसमें ब्लड रन कर रहा है, और ये जो आपको छोटे छोटे फ्लैट सर्कल्स नजर आ रहे हैं, फ्लैट सर्कल्स नहीं, फ्लैट जो शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं, ये एल्वुलस के सेल्स हैं।
एल्वुलाई में सिंगल सेल लेयर होती है, कोई मल्टीपल लेयर नहीं होती, कोई सीलिया नहीं होता, कोई गॉबलेट सेल बलगम वलगम कुछ नहीं होता, एक सिंगल सेल पतली सी लेयर होती है। इट इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज। अब मैं ये बता रहा हूं कि इसमें एयर आ रही है, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो पूरा पाथवे हम पढ़ चुके हैं ना कि किस पाथवे से गुजरते हुए एयर क्लीन होते हुए पहुंची एल्वुलस के अंदर। अब एल्वुलस में पहुंचने के बाद, एल्वुलस में पहुंचने के बाद मेरे बच्चा वहां पर एयर आ चुकी है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो एल्वुलस के अंदर ज्यादा है, स्पेस में ज्यादा है, जबकि कार्बन जो ब्लड एल्वुलस में एंटर हो रहा है, जो वहां से एंटर हो रहा है, आरबीसी एंटर हो रहे हैं, वो अपने साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया, इट इज नाउ द गेम ऑफ प्रेशर्स, कि ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वुलस के अंदर ज्यादा है और ब्लड में कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ब्लड में ज्यादा है और एल्वुलस में कम है। तो सिंपली व्हाट वी ऑब्जर्व एट दिस लेवल that carbon dioxide from higher to lower pressure will diffuse from blood into alveolus and becomes the part of air। जबकि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो किधर ज्यादा है, एल्वुलस के अंदर। तो ऑक्सीजन बेटा ऑन द अदर हैंड will diffuse from higher to lower pressure from alveolus into the blood capillary, into the, तो ब्लड जो आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, लेकिन प्रेशर चेंजेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड hemoglobin RBC into the alveolus becomes the part of air, whereas the oxygen which was the part of air from higher to lower pressure it will diffuse from alveolus into the ब्लड कैपिलरी। एल्वुलस से कहां डिफ्यूज करेगा, ब्लड कैपिलरी में। तो जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन जो ब्लड जाएगा यहां से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। उसमें हीमोग्लोबिन से ये जो है वो ऑक्सीजन क्या हो चुकी होगी, कंबाइन हो चुकी हो। वी नो दिस, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन जो है वो किससे बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन से, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड एल्वुलस पे आएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, और जो एल्वुलस से जा रहा होगा वो ऑक्सीजनेटेड। इसमें दो तीन बातें अहम थी। पहले ही तो ये कि लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि एल्वुलस में ना गॉबलेट सेल्स है म्यूकस वाले, ना सीलिया विलिया कुछ भी नहीं होता, ना कार्टिलेज कुछ भी नहीं है, बस एक सिंगल सेल लेयर है, और इमीडिएटली इट इज सराउंडेड बाय कैपिलरी जिसमें ब्लड आ रहा है। इज दैट क्लियर? लंग से निकलेगा, हार्ट के पास जाएगा, वहां से पंप हो जाएगा। ये बात समझ में आती है यहां तक बच्चों, ऑनलाइन वालों? आयशा, हासिम? सिंगल सेल जिसको एपिथेलियम कहते हैं। अच्छा, अब लिसन केयरफुली, यहां पर एक सवाल बहुत आता है, मैं आपसे पूछूंगा कि जब ऑक्सीजन मूव कर रही है एल्वुलस से इनटू रेड ब्लड सेल, तो वो कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगी? बड़ा आसान सवाल है जिसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं दे पाते। क्या सवाल है? ये एमसीक्यू है आपका, कि जब ऑक्सीजन मूव कर रही है फ्रॉम एल्वुलस इनटू रेड ब्लड सेल, तो वो कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगी, या वाइस वर्सा, कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस आ रही है एयर में तो वो कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगी? सॉरी, 3 या 4 क्या होता है? 2। जी, आयशा का जवाब आ रहा है 2। जी, शाहिद भट्टी। बासिम, पढ़ा है तुमने सारी बाइल पढ़ी हुई है, पता कुछ नहीं? हाँ जी आयशा, वो आयशा नहीं कहना, बासिम कितनी मेम्ब्रेन क्रॉस होंगी बेटा? आई एम नॉट श्योर। तुक्का लगा दो। 5। ओके, ज्यादा होंगी इसमें ख्याल से ना। क्यों ज्यादा क्यों होंगी भाई? कुछ लॉजिक है आपके पास इसके ऊपर? ये जो तुक्का लगा रहे हैं आप 5 का, उससे पता नहीं जी। एनीबडी एल्स? कितनी मेम्ब्रेन जब ऑक्सीजन मूव कर रही है फ्रॉम दिस एल्वुलर स्पेस इनटू द रेड ब्लड सेल, तो कितनी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करेगी वो एटलीस्ट? ताज्जुब की बात यह है कि एक भी आंसर ठीक नहीं है। अगर हम डिटेल डिस्कशन में चले जाएं तो जाहिर है वो आपके लिए ओ लेवल में है ही नहीं, तो आपका जो आंसर है वो 3 है। 3 कैसे, वो भी सुन लो, सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है। पहली मेम्ब्रेन वो क्रॉस करेगी कौन सी वाली? एल्वुलस की मेम्ब्रेन, एल्वुलस की जो एपिथेलियम है पहले वो उसको क्रॉस करेगी। उसके बाद
दूसरी मेम्ब्रेन जो आप सोच रहे थे वो था रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन, लेकिन आप भूल गए कि कैपिलरी की भी तो मेम्ब्रेन होगी ना, ब्लड कैपिलरी जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड कैपिलरी है और उसके अंदर फिर आरबीसी है ना, तो कैपिलरी भी सिंगल सेल लेयर होती है, कैपिलरी भी सिंगल सेल लेयर होती है। तो जो तीन मेम्ब्रेन ये क्रॉस करेगी, एटलीस्ट पहली मेम्ब्रेन होगी एल्वुलर वॉल की, दूसरी मेम्ब्रेन होगी कैपिलरी की, और तीसरी मेम्ब्रेन होगी रेड ब्लड सेल की। तीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो हीमोग्लोबिन तक पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? भाई समझ में आती है बात जी ऑनलाइन वाले बच्चों? ठीक है जी। तो तीन मेम्ब्रेन कौन कौन सी, वन लास्ट टाइम, आपका एल्वुलर मेम्ब्रेन, फिर कैपिलरी की एपिथेलियम, और उसके बाद कैपिलरी भी सिंगल सेल लेयर होती है, और उसके बाद रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन, और यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड भी करेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक बात हो गई। अच्छा, एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो जब हम ट्रैकिया की बात करते थे, जब हम ब्रोंकस की बात करते थे, ये पाइप्स थे, और मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि एयर जब इनमें आप भर रहे हैं तो भाई ये एयर खुला हुआ पाइप, लेकिन जब आप एयर छोड़ेंगे तो कोलैप्स कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। और ये कोलैप्स क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला ने वहां कार्टिलेजिनस फ्रेम दे दिया था। ये बात हुई थी कि ट्रैकिया से जब हवा आप छोड़ेंगे या ब्रोंकस से आप हवा छोड़ेंगे तो भाई वो पाइप हवा को जब रिलीज करेगा तो क्वाइट पॉसिबल था कि वो पाइप क्या कर जाता, बोलो ना यार, कोलैप्स कर जाता। लेकिन कोलैप्स नहीं करता। क्यों नहीं करता वहां? क्योंकि वहां कार्टिलेजिनस फ्रेम होता है। फ्रेम था ना सॉफ्ट बोन का। भाई बात हुई है नहीं हुई है? लेकिन यहां अगर आप एल्वुलस की बात करें तो एल्वुलस में क्या कहेंगे? एल्वुलस में तो कोई कार्टिलेजिनस फ्रेम नहीं है। एल्वुलस में हम क्या देख रहे हैं? सिंपल एक बलून है, एक गुब्बारा है, तो गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो भर जाता है लेकिन जब हवा रिलीज होगी तो वो गुब्बारा कोलैप्स भी तो कर सकता है, यस और नो? तो क्या एल्वुलाई कोलैप्स करते हैं या नहीं? जब आप हवा छोड़ते हैं तो एल्वुलाई कोलैप्स करते हैं या नहीं? भाई एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करते। अब आप सवाल पूछेंगे कि भाई सर जब कोई कार्टिलेजिनस फ्रेम नहीं है तो एल्वुलाई कोलैप्स क्यों नहीं करते? अब उसी का रीजन देने जा रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेडिकली, ये खवातीन के लिए खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा एल्वुलाई की जो एपिथेलियम होती है ना, वो मुसलसल एक केमिकल सिक्रीट कर रही होती है जो उसकी इनर लाइनिंग को कोट करता है, और ये केमिकल कहलाता है सरफेक्टेंट। सरफेक्सिल नहीं, सरफेक्टेंट। क्या बनाने वाले ने बनाया है ये सरफेक्टेंट? इसकी इनर वॉल पर टेंशन क्रिएट करके रखता है, उसके कोलैप्स नहीं होने देता। दोबारा समझिएगा, देयर इज नो कार्टिलेजिनस फ्रेम, बट जो एल्वुलर एपिथेलियम होती है उसकी जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग के ऊपर एक केमिकल की लेयर मौजूद होती है, सेल की लेयर नहीं, एक केमिकल कंपाउंड की लेयर जिसे हम सरफेक्टेंट कहते हैं, जो एल्वुलाई से ही बनता है। और ये सरफेक्टेंट जो है ये इनर वॉल पे एक टेंशन क्रिएट करके रखता है। टेंशन क्रिएट करने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें कहूं कि गुब्बारा है, अब उसमें तुम पानी भर दो थोड़ा सा, अब जब पानी भर दोगे और अब उसमें से एयर निकालोगे तो पूरा कोलैप्स करेगा? नहीं करेगा। पानी उसे पूरा कोलैप्स नहीं करने देगा, यस और नो? भाई सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपने गुब्बारे में पानी का भी भरा हुआ है तो जितने हिस्से में पानी है वो हिस्सा कोलैप्स नहीं कर सकेगा, क्योंकि पानी एक टेंशन क्रिएट करेगा इनर वॉल पर जो उसको बिल्कुल कोलैप्स नहीं करने देगी। बिल्कुल इसी तरह से जो एल्वुलस होते हैं उसकी भी जो इनर पूरी लाइनिंग है वो एक केमिकल से कोटेड है जिसको सरफेक्टेंट कहते हैं, जो जब एयर रिलीज होती है तो एल्वुलाई को फुली कोलैप्स, देखो ना, फुली कोलैप्स हो जाने का नुकसान क्या? बोले सर बलून तो है, कोलैप्स करने दे। नहीं भाई, नहीं कर सकता कोलैप्स। अगर आपने देखा जब गुब्बारा पूरा बंद होता है उसको फुलाना मुश्किल हो जाता है, जब थोड़ा फूला हुआ होता है तो फुलाना आसान होता है। ये चीज नोटिस की, ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपका एल्वुलाई पूरा कोलैप्स कर जाए तो उसमें बार बार एयर भरना बड़ा मुश्किल काम होगा। समझ में आ रही है? इसलिए एल्वुलाई कंप्लीटली कोलैप्स नहीं करते। अब व्हाट इज द मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? ओह, अब ये आपके लेवल से ऊपर की बात है, लेकिन जब भी कोई क्लिनिकल बात आ जाती है तो मैं जरूर जिक्र करता हूं ताकि पता चले कि आप ठीक है ना। मेरे बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप जानते हैं जब दुनिया में आप आते हैं तो आने के आपके दो कॉमन तरीके हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक ऑपरेशन, सिजेरियन सेक्शन जिसको हम कहते हैं। मेरे बच्चे, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तो उसके लंग जो होते हैं उसमें जो एल्वुलाई होते हैं वो बंद होते हैं। एल्वुलाई क्या होते हैं? बंद होते हैं। और वो बच्चा जो है वो माँ के ब्लड से ऑक्सीजन ले रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आता है और मदर को पेन शुरू हो जाते हैं
तो उस पेन की वजह से मदर की बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, और ये कोर्टिसोल ट्रिगर करता है बच्चे के लंग के एल्वुलस को टू रिलीज सर्फेक्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर कोर्टिसोल के लेवल्स ठीक होते हैं, सर्फेक्टेंट रिलीज तेज हो जाता है, और सर्फेक्टेंट रिलीज की वजह से इनर वॉल पे टेंशन क्रिएट होती है, थैलियां खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं बगैर एयर भरे। और जब वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है, पेन के साथ पैदा होता है, तो कोर्टिसोल माँ का, भाई प्लासेंटा जुड़ा हुआ होता है ना बच्चे के साथ माँ का, तो उसके बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट जो है लंग में प्रोड्यूस हो चुका होता है, जिससे उसके जो एल्वुलाई होते हैं वो इनफ क्वांटिटी में खुल चुके होते हैं। तो जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसे सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती। लेकिन अगर आप गुजरे हैं, घर में बड़े बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं या खानदान में, तो आप देखते हैं बच्चों में बहुत कॉमन एक मसला होता है जिसे हम मेडिकल टर्म में आरडीएस कहते हैं। आरडीएक्स नहीं, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ डेथ इन द न्यूनेटल लाइफ। बच्चों में फर्स्ट 28 डेज में मरने की सबसे बड़ी वजह आरडीएस है, दैट लीड्स टू इंफेक्शन, सेप्सिस एंड डेथ। तो आरडीएस क्या होता है आसान लफ्जों में, कि जब बच्चे के एल्वुलाई सही तरीके से खुले नहीं। अब बच्चा जब दुनिया में आया, वो खुद से सांस लेना चाह रहा है, अब अम्मा की सांस तो कट गई है, तो अब उसकी ऑक्सीजन उसको मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि लंग के जो एल्वुलाई है वो प्रॉपर्ली खुले ही नहीं है, तो उनमें एयर जा ही नहीं पा रही। समझ लो बात? तो बच्चा जो है वो टेकिप्निक होता है, यानी वो सांस नहीं ले पा रहा होता, उसका सांस तेज चल रहा होता है, जैसे दम घुट, तो उसको इमीडिएटली फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते हैं और वेंटिलेटर पे रखकर सपोर्ट देते हैं। अब अल्लाह ने अगर नसीब में जिंदगी लिखी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आ जाती है और एल्वुलाई खुल जाते हैं, वरना बहुत ज्यादा 40% या 30% केसेस में हम देखते हैं कि वो बेहतरी नहीं आती और बच्चा वहीं आरडीएस के लेवल से एक्सपायर हो जाता है। तो आरडीएस होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे जो कॉमन वजूहात हैं, रीजन है, उनमें विजाइनल यानी नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन सेक्शन है। क्योंकि जब किसी खातून को, देखो एक सिजेरियन सेक्शन दो तरह के होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आगे आएगा तो हम ये बात करेंगे। सिजेरियन सेक्शन दो तरह के, इसके पैसे अलग होंगे, मैं बता दूं, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसके पैसे अलग होते हैं। सिजेरियन सेक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है कि बच्चे, माँ को पेन शुरू हो गया था, नॉर्मल डिलीवरी प्लान थी, अब जनाबे आली ड्यूरिंग बर्थ कोई मसला हुआ, डॉक्टर ने कहा भाई इमरजेंसी ऑपरेशन करो, तो ऐसे सिजेरियन सेक्शन में कॉम्प्लिकेशन तो हुई है, लेकिन ये जो कोर्टिसोल वाला मसला है वो नहीं होगा, क्योंकि माँ को पेन तो हो रहे थे, और पेन हो रहे थे तो कोर्टिसोल बच्चे की बॉडी में चला गया था, जिसने सर्फेक्टेंट बनवा दिया था। तो ऐसे बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉमन नहीं होता। इसको जो हम कहते हैं इमरजेंसी सेक्शन, जो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर ये चीज कॉमन नहीं है। लेकिन जो सिजेरियन सेक्शन में प्लान्ड होते हैं, अच्छा प्लान्ड भी मुख्तलिफ रीजन है। एक ऐसा रीजन है कि जनाब कपल ने कहा है कि सॉरी डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपके बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, तो जब आपको पेन होगा आप नॉर्मल डिलीवर नहीं कर पाएंगी, इसलिए हम आपको सिजेरियन कराएंगे। तो उसमें भी डॉक्टर क्या करते हैं, वेट करते हैं, जब पेन हो जाता है, पेन एक्सट्रीम हो जाता है, फिर डिलीवरी कराते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। तो अगेन पेन का वेट करते रहते हैं, और जिसका वन ऑफ द बेसिक रीजन क्या है, उस पेन से बहुत फायदे हैं मदर की बॉडी को, बच्चों को। लेकिन वो कपल जो प्लान्ड सिजेरियन पे जाते हैं, प्लान्ड सिजेरियन मतलब कि मैं नॉर्मल डिलीवरी से नहीं गुजरना चाहती, इसलिए मुझे आप करें, तो फिर उसमें क्या होता है, जैसे मॉडल्स हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, ये चीज करते हैं, तो उनके अंदर इस चीज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कि अगर आप पेन आने से पहले डिलीवरी करेंगे, ये एक तो इस केस में होता है प्लान्ड में, या फिर होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी का मतलब क्या हुआ कि डिलीवरी वक्त से पहले हो गई, तो उसमें पेन अभी आया ही नहीं, लेकिन तबीयत खराब होना शुरू हुई, डॉक्टर ने क्या कहा भाई बच्चा अंदर मर सकता है, कोई डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन हो गई है, पेन में कुछ नहीं हुआ, आपने इमरजेंसी कर दी, तो प्रीमेच्योर बच्चे में सबसे ज्यादा मरने के चांसेस होते हैं। जब बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाता है तो उसके मरने के चांसेस आरडीएस की वजह से सबसे ज्यादा होते हैं, यानी हर 10 में से एक बच्चा लाजमी मरता है जो प्रीमेच्योर होता है। 10:1 का रेशो बहुत हाई रेशो होता है, सही है, हर 10 में से एक मरेगा, क्योंकि वो उसका लंग खुला ही नहीं होगा सही से, उसके एल्वुलस खुले ही नहीं होंगे। खैर खुलासा ये समझाने की बात ये खवातीन के लिए इन जनरल कि आप प्रोमोट करें, और डॉक्टर्स भी प्रोमोट करते हैं टू गिव अ ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज उस नॉर्मल डिलीवरी को जो अल्लाह ने रखा है उसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रेस्ट कैंसर पैदा होने की फीमेल में वन ऑफ दी जो दो डोमिनेंट रीजन है फीमेल में, जो ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स, उसके दो कॉमन रीजन है। पहला रीजन है फार्मी चिकन खाना, और दूसरा रीजन है नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करना। जिन लोगों में नॉर्मल डिलीवरी होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनमें सिजेरियन सेक्शन होता है, अगेन हार्मोनल लेवल पर डिस्कशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर इन फ्यूचर इज गिविंग अ बर्थ थ्रू सिजेरियन सेक्शन, नॉट नॉर्मल डिलीवरी।
ठीक है जी। तो नॉर्मल डिलीवरी जो कि एक पेनफुल प्रोसेस है, उसके बहुत सारे अगेंस्ट में इतने फवायद हैं कि जिसके लिए आज भी डॉक्टर, चाहे आप कितने एडवांस हो जाए, कितने पढ़े लिखे घर से आ रहे हो, कितने अमीर हो, डॉक्टर क्या कहेगा, भाई नॉर्मल का ट्रायल देने की कोशिश करें। हाँ, अगर लाइफ एट रिस्क आ रही है तो डेफिनेटली एक ऑप्शन हमारे पास और दूसरा भी है। इज दैट क्लियर? तो ये इससे बात रिलेटेड थी, तो यहाँ मैंने बता दी। यहाँ एल्वेलस का स्ट्रक्चर और वर्किंग समझ में आ जाती है। कितनी लेयर्स क्रॉस करेगा, ऑक्सीनेटेड कहां आएगा, जब जा रहा होगा डिऑक्सीनेटेड कैसे हो जाएगा, मूवमेंट हो रही है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वेलस में ज्यादा है, वहां से वो उधर जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आ रहा है। इज दैट क्लियर? जी बोले।